तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नाइन टू फाइव जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे टमाटर, मिर्च, बैंगन की फसल की देखभाल के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे सेब के बागों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। उनका भी परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर RK यादव जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वसीम हसन राजा जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर साहब। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज खासतौर से हम पहले बात करेंगे, जो टमाटर की बात की जाए या बैंगन की हम बात करते हैं, मिर्च की बात करते हैं, एक ऐसी फसल जो कि लगातार हम देखते हैं बाजार में रहती है, लेकिन इसके लिए जो हमारे किसान हैं किस तरह का प्रबंधन उन्हें अपनाना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। किस तरह की देखभाल होती है, और अभी की स्थिति की अगर बात करें डॉक्टर यादव, क्या किस स्थिति में है हमारी, अगर टमाटर की फसल की पहले बात करें हम? अगर टमाटर की हम बात करते हैं तो किसान भाइयों का बहुत सी फसलें हमारी इसमें तुड़ाई में भी चल रही हैं जी, जहाँ पर पहले लगाई हैं किसानों ने, और बहुत जगह किसान अभी नवंबर के महीने में भी लगाते हैं जी। तो जाड़े में उनकी बढ़वार थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी फरवरी के महीने से उसमें फलन और फूल आने शुरू हो जाएंगे, तो उनको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और कुछ भागों में जहाँ पर हमारे देश के कुछ भागों में जहाँ पर दक्षिण भारत है या कोस्टल एरिया जिसको कहते हैं आप, वहाँ पर गर्मी थोड़ा रहती है और जाड़े में पाला इत्यादि नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे किसान अपनी जो टमाटर पहले से लगाए रहते हैं उनमें फलन भी इस समय होता है और टमाटर पकता भी रहता है। थोड़ा कम पकता है, रंग थोड़ा तापमान कम होने से अच्छा नहीं आता है, लेकिन धीरे पकता है, लेकिन पकता रहता है और तुड़ाई कर भी रहे होंगे बहुत से किसान जी। और बैंगन और मिर्च में भी क्या यही स्थिति है, कुछ अलग वहाँ पर? बैंगन देखिए काफ़ी जो तापमान है उसको सहन नहीं कर पाता है। जैसे आपको पाला पड़ जाएगा तो मर जाता है, तो पत्तियाँ उसकी झुलस जाती हैं। तो ऐसे में जो बैंगन की खेती है उन भागों में हो पाएगी जहाँ पर बिल्कुल ठंड नहीं होती है, नहीं तो जहाँ पर ठंड होती है वहाँ बैंगन लगाते ही नहीं है जी। और जैसे ही गर्मी आएगी उसमें बैंगन लगाना शुरू करते हैं। मिर्च की जहाँ तक बात करेंगे आप, तो मिर्च में बहुत से किसान बहुत जगह लगाए हुए होते हैं, उसकी भी बढ़वार और इसमें थोड़ी सी रुक जाती है, उसको थोड़ी सी देखभाल की आवश्यकता होती है जी। और जैसे ही हमारी गर्मी आएगी उसमें मिर्च में भी फूल और फल आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो सर्दियों का मौसम है उसका किस तरह का प्रभाव हमारी फसल पर पड़ सकता है, फिर चाहे टमाटर की बात करें, बैंगन की बात करें या मिर्च की फसल आपने ली है, इसके बारे में और विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। फसल की अच्छी देखभाल ही बेहतर पैदावार देती है। अगर टमाटर की बात करें तो नवंबर में लगाई नर्सरी इस महीने रोप सकते हैं, लेकिन टमाटर के छोटे पौधों का पाले से बचाव करते रहे। हर 10 दिनों के बाद हल्की सिंचाई देते रहे। टमाटर के खेत से खरपतवार को भी साफ करते रहे। समय समय पर खरपतवार निकालते रहे। टमाटर की पुरानी फसल में अगर फल छेदक का संक्रमण हो जाए तो खराब फलों को तुरंत तोड़कर नष्ट कर दे।
ज्यादा संक्रमण की स्थिति होने पर 0.1% मैलाथियान या 0.1% थायोडान 15 दिनों के अंतराल पर छिड़के। छिड़काव से पहले तैयार फल तोड़ ले और अगली तुड़ाई 17 दिनों बाद करे। वहीं बैंगन की बात करें तो बैंगन को हरा तेला, मोयला और सफेद मक्खी के लगने की आशंका रहती है। ये कीट पत्तियों के नीचे या पौधे के कोमल हिस्से से रस चूस कर पौधों को कमजोर कर देते हैं। इससे पैदावार पर बुरा असर पड़ता है, जबकि फल और तना छेदक भी बैंगन को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट के हमले से बढ़ती हुई शाखाएं मुरझाकर नष्ट हो जाती हैं और फलों में छेद हो जाते हैं। कीटों के अलावा बैंगन की फसल को रोगों से भी बचाए। झुलसा रोग बैंगन को नुकसान पहुंचाता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर अलग अलग आकार के भूरे से गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। धब्बों में छल्ले नुमा धारियां दिखने लगती है। इन सभी कीटों रोगों से बैंगन को बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हरी मिर्च की बात करें तो हरी मिर्च की फसल में आद्र गलन रोग होने का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए बुआई से पहले ही बीजोपचार करें। हरी मिर्च की बुआई से पहले ही 2 ग्राम एप्रोन SD 35 या थिरम की 2 ग्राम मात्रा में 1 किलो बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा हरी मिर्च की फसल को एंथ्रेक्नोज रोग से बचाने के लिए डाइथेन M45 या बाविस्टिन दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इन रोगों के अलावा हरी मिर्च की फसल में थ्रिप्स और माहू कीट का खतरा भी बना रहता है। इनसे बचाव के लिए मेटासिस्टॉक्स दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा यानी 2 छोटे चम्मच को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ रोग प्रभावित जगह पर ही करें। टमाटर, बैंगन और मिर्च की आप देखभाल कर सकते हैं और इसके ज़रिए कितना लाभ आपको मिलता है आने वाले समय में जब फलन होता है। साथ ही अगर बात करते हैं हम सेब की, तो सेब के जो बाग हैं वहाँ पर किस तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है और कितना महत्व इसका कि कैसे आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, इस बारे में भी आइए जानकारी लेते हैं डॉक्टर वसीम से। डॉक्टर वसीम, क्या जानकारी देना चाहेंगे? अब अगर सेब के बागों की देखभाल की हम बात करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है कि किसान इनकी देखरेख करें, देखभाल करें? देखिए जी, जब जहाँ तक सेब का ताल्लुक था, सेब ऐसा फल है जो कि ठंडी के इलाके में जैसे ग्रो होता है, जैसे कि टमाटर है या है, ज्यादा एरिया हमारा ढेर के में है। और सबसे ज्यादा जो इसकी है बोलेंगे, जिस पर पूरा सेब की क्वालिटी, जो प्रोडक्टिविटी, जो कटाई जी, तो विंटर के सीजन में ही होती है। और जो विंटर सीजन में इसमें जो बीमारियां इसका जो होता है, जैसे जो हमारे बाग में रहता है, उसको ही आज सीजन में अगर हम साफ करें, सैनिटेशन करें ऑर्चर्ड का, तो हम बहुत हद तक बीमारी कर सकते हैं। कि सेब में बहुत जो ज्यादा बीमारी लगती है वो है सेब की। चलिए इसके बारे में विस्तार से डॉक्टर वसीम आपसे मैं जानूंगा, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि अगर सही समय पर हम देखभाल कर रहे हैं, लगातार निगरानी रख रहे हैं, तो कई तरह के जो रोग और बीमारी हैं उनसे हम अपने बाग को बचा सकते हैं और उसके साथ ही जो फलन है वो अच्छा होगा, मुनाफा हमारे किसानों को मिल सकता है। विस्तार से हम जानेंगे डॉक्टर वसीम से और भी महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। अच्छी क्वालिटी के सेब लेने के लिए इस समय सेब के बागों की देखभाल करें। जिन किसानों ने सेब के बाग लगा रखे हैं और किसी कारण से दिसंबर में छटनी ना कर पाए हो, तो इस महीने सेब के पेड़ों की छटाई जरूर करें। छटाई सधाई प्रणाली को ध्यान में रखकर करना बेहतर रहेगा। पेड़ को सही आकार देना जरूरी होता है, जिससे पौधे की फलने वाली शाखाएं सही जगह से निकले, जिससे फल तोड़ने और दूसरे काम में कोई परेशानी नहीं हो। सेब के पेड़ की कटाई छटाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे तने के पास से निकलने वाले कल्ले और वाटर शकर को काट कर निकाल दे। कटाई छटाई के बाद कटे हुए हिस्सों को फफूंदी नाशक रोगों से बचाने और कटे हुए भाग को जल्दी भरने के लिए उचित उपाय करें। इस समय सेब के बागों की निराई गुड़ाई और सफाई का काम भी करें। फलदार और छोटे पौधों में गोबर की खाद और फास्फोरस युक्त उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। कीटों और रोगों की रोकथाम के लिए अगर दिसंबर महीने में कोई छिड़काव ना कर पाए हो, तो इस महीने जल्द से जल्द ये काम पूरा कर ले। इस महीने सेब के बागों में उर्वरक भी जरूर दे। रोगों से भी सेब को बचाए। सेब की फसल में तने की काली रोग लगने की आशंका रहती है।
इस रोग से फसल को बचाने के लिए प्रभावी शाखाओं की कटाई छटाई करें। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तुड़ाई की बात करें तो फलों की परिपक्वता की जांच, छिलके का रंग, कठोरता और फल का आकार जांचने के बाद ही फलों की तुड़ाई करें। तो जाना आपने क्यों देखभाल जो है वो आवश्यक हो जाती है सेब के बागों की, और कटाई छटाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जब हम बागों की बात करते हैं। लेकिन देखभाल ना सिर्फ सेब के बागों की, बल्कि अगर आप टमाटर या बैंगन मिर्च की खेती भी कर रहे हैं वहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और लगातार इसके बारे में ही आपको हम जानकारी भी दे रहे हैं। जैसे कि पहले डॉक्टर यादव आप बता रहे थे टमाटर की अगर हम बात करते हैं तो अभी कई जगह तुड़ाई भी हमारे किसान कर रहे हैं, लेकिन जिन किसानों ने इस बार जो नई पौध लगाई हैं वहाँ पर क्या स्थिति, क्योंकि और किस तरह का प्रभाव जो है वो सर्दियों का पड़ता है? देखिए, टमाटर जाड़ा के प्रति उतनी संवेदनशील फसल है, तो जो टमाटर के पौधे हैं अगर जाड़े में आप सही से नमी नहीं बनाए रखे रहेंगे तो पाला से उनको मरने की संभावना होती है जी। तो इसलिए जिन किसानों ने अपनी टमाटर, चाहे बड़ी फसल हो चाहे छोटी फसल हो, हर अवस्था की फसल हो, उसमें नमी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखे, खेत को सूखने न दे। जब आसमान उनको साफ दिखाई दे और हवाएं चल रही हो दिन में, तो हवाएं रुकेंगी तो संभावना रहती है कि पाला पड़ जाएगा जी। तो अभी भी जनवरी के पूरे महीने में पूरा इस सावधानी को रखना है और अपने नमी को बनाए रखना है, और खाद उर्वरक को जो आपने आवश्यकता है वो भी टमाटर को देना है। और कहीं अगर आपको लगता है कि तापमान में गिरावट है, बादल आ गए हैं, जैसे कोहरा जैसे मौसम आ गया है, इस तरह का आपको लगता है जी, तो आप कुछ दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्योंकि पछेती जो लेट ब्लाइट एक आता है, इसको पछेती झुलसा कहते हैं। चलिए इस बारे में और विस्तार से मैं आपसे जानकारी लूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरंग जी हमारे साथ जुड़े हैं उड़ीसा से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो सर जी नमस्कार गौरंग जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर जी मैं थोड़ा मिर्ची लगाया हूँ सर जी। इसमें थोड़ा इधर तो ज्यादा बारिश हो गया था सर पिछले 10-15 दिन से जी। हाँ सर, तो थोड़ा पेड़ से इतना ग्रोथ नहीं है, बढ़वार उसकी नहीं हो पा रही है। हाँ चलिए बिल्कुल। किस भाग में है, कहाँ पर लगा रखा आपने? गंजम उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं, गंजम उड़ीसा से। उड़ीसा से जी। हाँ जी, अभी देखिए, हाँ आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ सर आवाज़ आ रही है सर जी। हाँ, तो जैसे आप कह रहे हैं कि अभी क्योंकि एकदम जनवरी का महीना आ गया है, तो अभी आप उसको पानी इत्यादि दे करके नमी बनाए रखिए, हल्की नमी रखिए, ज़्यादा नमी नहीं रखना है। अगर आपकी पौधे छोटे हैं तो आप पॉलीथीन का जो छोटा सा टनल टाइप का होता है उसको भी उससे ढक देंगे अगर खाद उर्वरक इत्यादि दे करके, तो उससे क्या होती है कि उसके अंदर गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी और आपकी फसल की बढ़वार अच्छी हो जाती है जी। और उसको पानी कोशिश करिए कि अगर ड्रिप है तो उससे देंगे तो कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी और सही मात्रा में पानी आपको जितना ज़रूरत है उतना मिल जाएगा पौधों को। और ज़्यादा पानी नहीं होगा तो कभी कभी ज़्यादा पानी होने से भी पौधों की बढ़वार रुक जाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। और जाड़े में विशेषकर ज़्यादा पानी से पीले हो जाते हैं कभी पत्तियाँ, तो इसलिए पानी कम कोशिश करिए देने का। मेड़, अगर मेड़ नहीं बना रखी है तो पौधों की जड़ों पर मेड़ बना दीजिए, उसके दोनों बीच में जो जगह है उसमें पानी दीजिए, हल्की पानी। और अगर ढक लेंगे जैसा मैंने बताया पॉलीथीन से, तो आपका बहुत अच्छी बढ़वार हो जाएगी, उसमें अंदर गर्मी थोड़ी मिल जाएगी और पाले से भी बचाव हो जाएगा। और आपकी फसल फरवरी के महीने में ही लगभग मैं समझता हूँ कि आपके फूल और फल आने लगेंगे। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से समस्या का समाधान आपका हो सकता है, लेकिन ज़रूरी यही कि आपको लगातार निगरानी भी करते रहें अपनी फसल की। साथ ही डॉक्टर वसीम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप बता रहे थे जब कटाई छटाई की जब बात की जाती है, कितना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी सेब की बागवानी के लिए जो किसान सेब की खेती करते हैं? जी डॉक्टर वसीम, कोशिश हम करेंगे। जी डॉक्टर वसीम, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कटाई छटाई की अगर बात की जाए तो कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमारी सेब की बागवानी की? तो मैं जो क्वालिटी है इसका पूरा मुनस्सर जो है, जो मेवे की क्वालिटी है इसका पूरा कटाई छटाई पे मुनस्सर है। अगर हमारी कटाई सही हो जाए तो जो आने वाला हमारा मेवा है, एक तो उसका साइज भी सही रहेगा, रंग भी सही रहेगा और जो शेल्फ लाइफ है वो भी सही रहेगी जी। और उसमें बीमारी भी कम लगने का जो है इम्कान है, क्योंकि कटाई छटाई से एक तो जो सूरज की रोशनी है वो पूरे जो इसके ब्रांचेस है उन पर पहुंचती है
और दूसरा इसमें एरिएशन भी अच्छा रहता है, जो एयर मूवमेंट है वो अच्छा होता है, उसकी वजह से एक तो बीमारियां कम आती है। दूसरा हमारा जो सेब है, क्योंकि सेब एक ऐसी फसल है जिसको कलर डेवलपमेंट के लिए या रंग चढ़ने के लिए उसको बहुत जरूरी है सूरज की रोशनी पड़ना। अगर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो उसका जो है कलर अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कटाई अच्छे से नहीं होती है तो जो ए ग्रेड साइज जो हमारा फ्रूट होता है, जिसको ए क्वालिटी बोलते हैं या ए ग्रेड साइज, वो 10 से 20% ही आता है एक सेब के पौधे, और 80% जो है वो सी और बी और सी डी ग्रेड आता है। तो इस ए ग्रेड को 10 से 20% से 30 से 40% बनाने के लिए सिर्फ कटाई छटाई का ही रोल है। अगर कटाई छटाई को हम सही ढंग से करेंगे तो हमारा जो हमारी पैदावार है, एक तो वो भी अच्छी हो जाएगी, और दूसरा हमारा जो ए ग्रेड साइज फ्रूट है जी, जो कि कम निकल रहा है अभी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी तरह से कटाई छटाई नहीं हो रही, उसकी वजह से हमारा जो फ्रूट है वो कम निकल रहा है। तो उसको जो है बढ़ाने के लिए हमें कटाई छटाई बहुत अच्छी तरह सीखने की जरूरत है, क्योंकि एप्पल जो एक और जो अभी जो हमारा सीजन चल रहा है, जिसको डॉर्मेंसी बोलते हैं, या इसमें हमारा पेट सो जाता है, तो ये एक ऐसा मौसम होता है कि इसमें हम इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, इस जो है कटाई छटाई के कार्य को हम पूरा करते हैं, ताकि जो हमारा समर में जब मार्च में हमारा फलेगा तो उस टाइम हमें ये मौका नहीं रहता है, क्योंकि अभी हमारी कोई डिजीज ब्रांच होगी या जो खराब होगी तो बेहतर यही कि उससे पहले कटाई छटाई जो है वो बाग में ज़रूर कर लें। और जैसा डॉक्टर वसीम हमें बता रहे हैं कि देखिए जो गुणवत्ता है उसमें इजाफा हो जाता है, और आज के समय में अगर गुणवत्ता आपकी अच्छी है उत्पाद की तो और भी बेहतर लाभ जो है उसके ज़रिए आपको बाजार में मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी काफ़ी महत्वपूर्ण कटाई छटाई भी। फिलहाल हमारे साथ यशवंत जी जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर शिवपुरी मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत यशवंत जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि हमारे यहाँ टमाटर की खेती बहुतायत होती है जी, और अगर टमाटर में हम अगर बांस ना लगाएं और टमाटर को नीचे ही रखें तो वो टमाटर के पौधे गल जाते हैं और उसके कारण फल नहीं लगते। जी सुन पा रहे हैं आपको। और मिर्ची में फूल गिर जाते हैं, सर। और हमारे इधर सेब हो सकता है कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो हिमाचल और श्रीनगर में तो होता है, हमारे मध्य प्रदेश में सेब हो सकता है। इसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए सेब की उपज के लिए तो जो जलवायु है काफी महत्वपूर्ण होती है। पहले इस पर ही हम जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर वसीम क्या कहना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो किसान हमारे साथ जुड़े हैं यशवंत जी, हमारे दर्शक वो जानना चाह रहे हैं क्या सेब की बुआई वो कर सकते हैं मध्य प्रदेश में? जी यशवंत जी, डॉक्टर वसीम इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि क्या स्थिति रह सकती है, क्योंकि ना सिर्फ हम तापमान की बात करें बल्कि जलवायु की भी अगर बात की जाए तो उसके अनुरूप होनी चाहिए। और खासतौर से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें हम देखते हैं किस तरीके से बड़े पैमाने पर सेब की खेती की जाती है। जी डॉक्टर वसीम, तो हमें लो टेम्परेचर यानी कम तापमान की जरूरत होती है, जिसको चिलिंग आवर्स बोलते हैं। कम से कम टेम्परेचर हमें 60 डिग्री से नीचे होना चाहिए, 450 से 900 डिग्री के तक का मतलब डिग्री आवर्स। तो अगर ये मिलता है तो हम सेब को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने देखा है कि जो प्लेन्स है यूपी वगैरह, उनमें कुछ नई प्रजातियां आई है जिनकी की जो ये चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो 250 से लेकर 200 से लेकर 250 या 450 तक है। तो ऐसे एरियाज जिनमें लो टेम्परेचर या ये अभी देखा है कि बेंगलुरु कर्नाटका वगैरह में या जो हमारे सब ट्रॉपिकल एरियाज है उनमें वो वैरायटी ग्रो हो रही है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है या शेल्फ लाइफ है, या जैसे मेवा उतारने के बाद जो लाइफ है स्टोर में रखने की लाइफ वो कम है एज कम्पेरेटिव, और क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं आ रही है जो कि हमें सर्द इलाकों से जो फ्रूट मिलता है उसकी आती है। यानी प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन बेहतर यही कि अगर कम तापमान की स्थिति है आपके क्षेत्र में, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहीं आप करें
तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी संस्तुति की जाती है हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा। साथ ही डॉक्टर यादव आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो ये बता रहे थे कि जो ना सिर्फ अगर नीचे की तरफ हम देखते हैं जो हमारे टमाटर है तो वो फल हमारा ख़राब हो जाता है, या मिर्ची का भी इन्होंने जानकारी लेना चाह रहे थे। हाँ, मैं इनको बताना चाहूँगा कि देखिए आजकल जो प्रजातियाँ हैं जितनी भी हाइब्रिड आपको मिलेंगे ज़्यादातर वो सेमी इनडिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट टाइप की होती हैं, जिनकी असीमित बढ़वार होती है। वो कुछ प्रजातियां होती हैं डिटर्मिनेट, जो एक बार में फूल आ जाएगा, छोटा सा पौधा रहेगा, वो तो आप प्लेन में लगा सकते हैं बिना किसी सहारे के जी, और छोटा सा पौधा रहता है, उनकी पैदावार भी कम होती है, एक बार में फल के ख़त्म हो जाएगा वो। लेकिन जो किसान को लंबे समय तक फसल लेना है, क्योंकि उसमें 4-5 तुड़ाई करना चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड लगाते हैं, और ज़्यादातर हाइब्रिड इसी समूह के हैं जिसमें कहते हैं कि इनडिटर्मिनेट या असीमित बढ़वार वाले। तो इन प्रजातियों के लिए आपको सहारा देने से क्या होगा कि सहारा देने से आपके फलों को, जैसे जाड़े के विशेषकर बात कर रहा हूँ, उसमें जो प्रकाश की बात की जा रही थी, प्रकाश भी अच्छे से मिलेगा उनको, और जो फलों की जो है गुणवत्ता भी बनी रहेगी। ज़मीन में आप पानी देते हैं कभी इत्यादि देते हैं तो ज़मीन से सड़ करके उसमें फंगस या इत्यादि बीमारियां लग जाती हैं फलों में, तो फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है और आपको अच्छा फल नहीं मिल पाता है। लेकिन जब सहारा दिए रहेंगे तो आपकी पौधा बढ़ेगा भी आसानी से, और आपको सारे फल दिखेंगे कि कौन तोड़ने लायक हैं क्या हैं, और सही टाइम पे आप जो है आप फलों को तोड़ पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप सहारा देकर के ज़्यादातर प्रजातियों को लगाइए, तो आपको ही फायदा होगा। थोड़ा सा खर्चा बढ़ता है लेकिन आपको जो मुनाफा और ज़्यादा होगा। लेकिन इसी तरीके से मिर्च में तो ज़्यादा सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मिर्च का पौधा अपने आप में सीधा चलता है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणधीर जी हमारे साथ जुड़े हैं जींद हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? रणधीर जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी, सवाल हमारा है जी। जो टमाटर का पौधा जी, हाँ जी आ रही है जी। हाँ जी, मेरा टमाटर का पौधा नीले आकार का हो जाता है और पत्ते ऊपरली साइड मुड़ जाते हैं और पौधा में मरोड़िया हो जाता है पूरा। हाँ, किस तरीके से इसकी रोकथाम हो पाएगी? बढ़वार कम बंद कर देता है और बुझ जाता है, मरोड़िया हो जाता है। हाँ जी, नीले रंग का हो जाता है। जी, देखिए नीले रंग का पड़ते मुड़ते। जी हाँ, मैं आपको अगर बताना चाहूँगा कि जैसे आपका जो पौधा है इसमें मरोड़िया, नीले रंग का, हाँ आपने, हाँ सुन रहे हैं आप मेरी बात जी? तो इसमें मरोड़िया रोग आपने बताया, जिसको लीफ कर्ल वायरस के थोड़ा होता है, पत्ते सिकुड़ जाते हैं ऊपर की तरफ, इसको एक वायरस होता है उसके थ्रू होता है ये बीमारी, और ये सफ़ेद मक्खी इसको फैलाती है। तो सफ़ेद मक्खी ज़्यादातर बारिश के समय से जब तापमान थोड़ा कम हो जाता है और उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर, क्योंकि आपने फसल पहले से लगा रखी है, जुलाई या अगस्त या सितंबर तक में कभी भी लगाई है, तो उसमें पौध उत्पादन जो है वो भी संरक्षित अवस्था में करना है। एक 40 मेष की नायलॉन नेट होती है, हमेशा नर्सरी को उसके अंदर आप लगाइए जी, या अगर थोड़ा सा गर्म एरिया है वहाँ पर, या आपको ठंडे स्थानों के हैं तो पाली हाउस के अंदर लगा सकते हैं उसको, जहाँ पर आपको कीड़े नहीं अंदर जा पाएंगे। तो आपका नर्सरी से ही आपको सावधानी बरतना है, तो नर्सरी आपकी सुरक्षित रहेगी तो आप समझ लीजिए आपकी आगे जो फसल है वो भी काफ़ी सुरक्षित होने की संभावना है। तो आप नर्सरी को इस तरीके से लगाइए। फिर फसल को भी जब आप लगाते हैं उसमें शुरुआती तौर में अगर आपको लगता है कि आपको बीमारी की संभावना है तो कुछ दवाओं का भी इस्तेमाल करते रहा करिए। जैसे आपका नीम का अर्क है या नीम का तेल है, इसका भी 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहिए। उसके अलावा इस मक्खी के लिए येलो स्टिकी ट्रैप, पीला चिपचिपा गत्ता भी आप खेत में अपने जगह जगह लगा सकते हैं, मिलता है। नहीं तो पॉलीथीन की सीट को आप बिछा करके, पीले रंग की होनी चाहिए पॉलीथीन, और पीले रंग की जो सीट होती है उसी पर आप ग्रीस इत्यादि लगा देंगे, उससे भी कीड़े बहुत सारे चिपक जाते हैं, तो उससे भी रोकथाम हो जाती है। और खेत के चारों तरफ अगर आप चाहें तो ज्वार बाजरा की अगर 4-5 लाइनें लगा दें तो उससे भी बाहर से कीड़े हमारे खेत में नहीं आ पाते हैं। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। और अगर आवश्यकता पड़ती है, आपको कहीं भी आपको लगता है कि एक पौधा भी अगर आपका दिख रहा है इस तरह का, तो आप उस पौधे को तुरंत ही हटा करके ज़मीन में गड्ढा करके दबा दीजिए। क्योंकि किसान क्या करते हैं, लालच में पौधे को सोचते हैं कि 1-2 पौधा है इसको चलने दो ऐसे ही। क्या होता है, वो एक स्रोत हो गया, आपका वायरस उसमें आ चुका है, वायरस उसमें जाएगा नहीं। जब भी मक्खी उस पर रस चूसेगी, उसका दूसरे पौधे पर जाएगी तो फैलाएगी। इसलिए आप उसको जो स्रोत है उसका, वायरस का सोर्स जिसको कहते हैं, वही आपको खत्म कर देना है। वहां पर आप नया पौधा लगा दीजिए, आप नर्सरी में पौधा बचाए रखिए 1-2, लेकिन उस पौधे को जैसे ही आपको दिखता है उसमें, क्योंकि आप सुधार नहीं हो सकता,
वायरस की बीमारी एक बार किसी के पौधे में आ गई, उस पौधे में फलन नहीं हो सकता है जी। तो आपको उस पौधे को हटा देना है समय रहते। और इन सभी बातों का मैंने बताया, उसको ध्यान रखना है, बातों का ख्याल रखना है। आवश्यकता पड़ती है तो आप जो कीड़े की एक दवा होती है, आप फ्लोनिकामिड, इस दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 से 4 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव भी कर सकते हैं। संतुलित मात्रा का ही देखिए आपको इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ साथ मोटे अनाजों की खेती का भी डॉक्टर साहब आपने यहाँ जिक्र किया, ज्वार बाजरा या मक्का की हम बात करते हैं तो देखिए ये अलग अलग हमारी फसलें हैं और लगातार यही बात कही जाती है कि सिर्फ एक फसल आपको नहीं लेनी है, दूसरी फसलें भी अगर आप उसके साथ रखेंगे, उनका समावेश भी रखेंगे तो अगर किसी वजह से नुकसान भी होता है तो आपकी भरपाई हो जाएगी और उसके जरिए अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकेंगे। फिलहाल यहाँ जानकारी का जो सिलसिला है आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं सेब के बागों की देखभाल और इसके साथ ही टमाटर, बैंगन और मिर्च की जो फसल है आपने ली है तो वहाँ किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वहाँ किस तरह देखभाल की आवश्यकता है। और दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो हाँ जी जी पुरुषोत्तम जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मैं पुरुषोत्तम त्रिपाठी केंद्रापड़ा उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी। मैं जो बैंगन, मिर्च और टमाटर के बारे में बातचीत हो रही है जी, मैं जानना चाहता हूँ। हम ऑर्गेनिक वे में इसको खेती करना चाहता हूँ, इसके लिए वही बीज लगेगा और कोई दूसरा
कैसा बीज लगेगा? चलिए, जैविक तौर पर ये करना चाहते हैं। और एक सवाल और हमारे पास आया है मिलता जुलता, गोवर्धन जी का राजस्थान से, किसान कॉल सेंटर पर। वो भी यही जानना चाह रहे थे, टमाटर की जैविक खेती करना चाहते हैं, कैसे कर पाएं। और लगभग समान सवाल उड़ीसा से भी है, क्या जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, देखिए, पहले आपने बीज की बात की, क्योंकि जैविक खेती करने जा रहे हैं तो बीज बाजार से नहीं लेंगे आप, क्योंकि बीज बाजार में जो होता है ज़्यादातर वो उपचारित होता है, किसी भी कंपनी का, किसी भी उसमें तो उपचारित करके बेचा जाता है। तो किसी आप सरकारी संस्थान जहाँ पर उपचारित नहीं किया गया हो वहाँ से लीजिए, या नहीं तो कोई किसान अगर बीज पैदा कर रहा है तो उसको भी आप ले सकते हैं, जो आपकी निगरानी में है, आपके देखने में। तो बीज पहले उपचारित नहीं होना चाहिए, रासायनिक दवाओं से उपचार नहीं किया होना चाहिए। उपचार करने के तरीके हैं, उस बीज को उपचारित करना है। आप अपने तरीके से बीज पैदा कर रखे हैं या कहीं से आप सरकारी संस्थान से बीज ले रखे हैं जो उपचारित नहीं है, तो उसको ट्राइकोडर्मा से उपचारित करेंगे आप बीज को। इन तीनों फसलों के लिए मैं बता देता हूँ, टमाटर, बैगन या मिर्च जो भी करेंगे, तो ट्राइकोडर्मा की 5 से 10 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज में मिला लेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से बीज उपचारित हो जाता है। फिर आप नर्सरी में लगाएंगे, जहाँ पर भी कोशिश करिए कि संरक्षित अवस्था में उसको पौध को तैयार करें अच्छी से, और उसमें भी खाली गोबर इत्यादि डालेंगे, उसमें कोई और चीज़ नहीं डालेंगे। जैविक तरीके से आपको नर्सरी भी उत्पादित करना है, या सॉइल लेस जो कल्चर होता है, जिसमें कोकोपीट, बर्मी कोलाइट, परलाइट के मिश्रण को बनाया जाता है जी। कोकोपीट 3 भाग और 1-1 भाग में, उसका भी आप कर सकते हैं कि उसमें भी कोई रासायनिक चीज नहीं मिला होता है जी। तो इन दोनों तरीकों से आप बीज को आप जमा सकते हैं जी, यानी जैविक रूप से भी संभव है और किसान करते भी हैं। हाँ, जमाना भी है उसी तरीके से। और उसके बाद उस बीज को आप चाहो तो उसकी जड़ों को भी उपचारित कर सकते हैं, फिर ट्राइकोडर्मा से उसके सॉल्यूशन से घोल बना करके आप उसको डुबा कर उपचारित कर लेंगे और अपने खेत में लगाएंगे। खेत में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आप रासायनिक पोषक तत्वों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो जो तत्व इसके लिए आवश्यक हैं, आप किसी निजी संस्थान से जानकारी ले लीजिए जी। और साथ ही मिट्टी की जांच भी आप करा लें। गोबर है, बर्मी कंपोस्ट है, आपको ग्रीन मैन्योरिंग जिसको कहते हैं, हरी खाद बनाना किसी से ढैंचा से, या इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है। किसी एक स्रोत पे मत जाइए, क्योंकि जितनी आवश्यकता होगी वो एक स्रोत से पूरा नहीं कर पाएंगे आप। तो सभी तरीकों का इस्तेमाल करके पोषक तत्वों का करिए, और उसके बाद आपकी जो फसल हो जाएगी उसमें जो जैविक तरीके से आपका कीट प्रबंधन होता है या बीमारी प्रबंधन, जैसे नीम का अर्क, नीम का तेल, या ट्राइकोड, फेरोमोन ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप मैंने बताया, और चारों तरफ तो और भी कई यानी ये कारगर विकल्प हैं, देखिए इनको आप अपना सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका महेश जी। संपर्क इनके साथ फिलहाल हमारा नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे दोबारा अगर ये हमारे साथ जुड़ते हैं इनके सवाल को हम शामिल कर पाएँ। डॉक्टर वसीम, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने बताया कि किस तरीके से जो कटाई छटाई की बात की जाती है या अलग अलग प्रजातियां हैं, क्या महत्व, लेकिन क्योंकि खासतौर से जो तापमान है उसका ख्याल यहाँ पर रखना होता है, जितने भी हमारे किसान हैं जो सेब की खेती करते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जैसे आपने बताया कि अब धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि कुछ इस तरह की किस्में लगातार विकसित की जाएँ, क्या इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप दर्शकों को? जो मैं पहले ही बोल रहा था, इसको ठंडी की जरूरत होती है चेरिंगार्स, लेकिन ऐसी प्रजातियां आ गई है जो कि मैदानी इलाकों में भी जो है फल दे रही है जी। मैंने कहा कि जो हम जैसे सर्दी के इलाकों से हमें मिलता है, जो प्रोडक्टिविटी है नहीं है और ग्रोथ भी ज्यादा होती है, क्योंकि मैदानी ज्यादा पीरियड उसको जाता है जी। उसके नए अभी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस कैसे उसको कटाई शटाई करती है, कितनी खाद डालती है उस, और उसके पॉलिनाइजर एक ऐसा पौधा है या एप्पल एक ऐसा जो सेल्फ कंपेटेबल उसको फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। तो उनमें अभी जो नए वेराइटी है उनके फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर कितना डालना है, उसमें खाद वगैरह या कब डालनी है, डालनी है, वो एक स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ। कुछ वेराइटी बनी है, बहुत साफ में आ भी रही है, तो हमारे पास भी उसमें पैकेज प्रैक्टिसेस नहीं बना है जी। दूसरा कटाई का बोल रहा था मैं, क्योंकि जो सेब है का जो बियरिंग है, मतलब ये कैसे मेवा देता है, तो एक तो ये 1 ईयर ओल्ड 1 साल देता है, दूसरे छोटे स्पर्स होते हैं जिसको चेशम बोलते हैं, उनको ये मेवा देता है। एक जो कटाई वाला है, मैंने देखा है कि उसको अच्छी तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, वेल ट्रेंड या अच्छा उसको एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज की, तो वो अनएक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस ना होने की या इसको या इसको देखने की चक्कर में पता नहीं चल पाता वो करता है, तो उसकी वजह से नुकसान भी होता है कभी कभी।
जी। और दूसरा कट जो बड़े लगते हैं हम कटाई शिटाई में जब कट हम लगाते हैं, अगर कट बड़े तो आरी से हम कट लगाते हैं, और अगर उनको हम कट जो है कवर नहीं करेंगे, पैंट नहीं करेंगे चौपेट या पेस्ट या किसी पेस्ट से, तो जब समय में सर्दी बढ़ती है तो वहां से जो है बीमारी जैसे कैंसर या और बीमारियां वहां से बढ़ने का अंदेशा होता है। तो जितनी कटाई जितने भी बड़े कट है, पहले बड़े कट लगाने ही नहीं है, क्योंकि बड़े कट लगाएंगे तो एक जो है एक साइड से बीमारियां फिर लग जाती है जी। और दूसरा अगर लग भी जाए तो उसको प्रॉपरली कवर करना पड़ता है। और जो कटाई के सीजन में मैंने पहले ही बताया कि कटाई का सीजन यही डॉर्मेंसी है, अभी कटाई कर सकते हैं जी। अभी कब तक डॉक्टर वसीम हमारे जो किसान हैं वो कर सकते हैं कटाई, क्या जनवरी माह तक या अभी सिर्फ कुछ ही दिन है? एक्चुअली जो सर इसमें क्या है ना, डॉर्मेंसी जब तक इसमें पत्ते नहीं आए, क्योंकि एप्पल में जो है सिल्वर टिप एक स्टेज होता है, उसके बाद ग्रीन टिप एक स्टेज होता है जी। तो सिल्वर टिप से पहले हमें फरवरी एंड तक या फरवरी एंड तक हमें जो है कटाई का जो है प्रोग्राम ये कंप्लीट करना चाहिए। मोस्टली जो यहाँ फार्मर है वो दिसंबर से ही शुरू करते हैं, और आज नवंबर से ही शुरू होता है। तो नवंबर से लेकर या दिसंबर से लेकर एंड नवंबर या फरवरी के आखिरी जो है वीक तक हम कटाई कर सकते हैं जी। काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया सेब की बागवानी की, किस तरीके से देखिए कटाई छटाई की जाती है। और जैसा डॉक्टर वसीम बता रहे थे कि इसके लिए अनुभव का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप पे सही अनुभव नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी सर। जी करण जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, हम ये जानना चाह रहे थे, हमारे मिर्ची की फसल लगाते हैं मगर वो एक आध थोड़ा टूटने के बाद नीला पड़ जाता है, उसमें नीला पड़ जाता है जी। नहीं मतलब मुड़ जाते हैं पत्ते ऊपर से। चलिए, मरोड़िया की शायद संभावना है। आपके मिर्ची में मरोड़िया रोग लग जाता है जो सफेद मक्खी फैलाती है। देखिए इसमें सफेद मक्खी फैलाती, मतलब तो ऊपर से माथे बन जाते हैं। प्रमाणित जगह से लेके आते हैं लेकिन उसके बावजूद बीज, वो देखिए बीज की कमी नहीं है उसमें, बीज अच्छी गुणवत्ता का होता है। और ये भी जो बहुत रेसिस्टेंट वैरायटी हैं उसमें भी अगर कीड़ों की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो भी उसमें कभी प्रकोप आ जाता है। और अगर कम मात्रा रही तभी वैरायटी उसको थोड़ा सा टॉलरेट कर पाती है जी। लेकिन देखा गया है कि जैसे कि बारिश के मौसम में खासतौर से जुलाई अगस्त के महीने से जो मिर्च लगाई जाती है उसमें क्या होता है कि सफ़ेद मक्खी की बहुत संख्या रहती है। अगर एक पौधा भी कहीं से ग्रसित हो गया है या आसपास आपके कोई फसल है मिर्च की या उस जहाँ पर इस रोग से ग्रसित है तो वहाँ से भी मक्खी आकर के आपके फसल को फैला सकती है। आपका बीज भले ही अच्छी गुणवत्ता का बीज होगा, अच्छा चलेगा, लेकिन जो रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है ये इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और इसके प्रति जैसे आप कहें कि लगभग नहीं के बराबर प्रजातियां हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत मात्रा होने पर उसको टॉलरेट कर लेती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कीड़ों का प्रकोप हो जाएगा जी तो नहीं कर पाती हैं। इसलिए आपको मैंने बताया था कि जब भी आपके खेत में एक तो नर्सरी आपको सही तरीके से लगाना है जिसमें संरक्षित अवस्था में। डॉक्टर यादव, लेकिन जो बैंगन की अगर हम बात करते हैं तो सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं आमतौर पर वो क्षेत्र जहाँ ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं वहाँ पर फसल इसकी नहीं ली जाती, लेकिन बाकी क्षेत्रों में भी किस तरह का प्रभाव हम मान सकते हैं पड़ता है? देखिए, जहाँ पर गर्म में बताया था मैंने, वहाँ पर जैसे आप हमारे उत्तर भारत में ही बहुत जगह, जैसे पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश कहेंगे, उड़ीसा कहेंगे, बिहार या बंगाल में है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, पाला नहीं बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, उन जगहों में बैगन अक्टूबर नवंबर में ही लगा दिया जाता है। तो जाड़े में आता है, थोड़ी सी जाड़े में तापमान कम होने से उसमें फूलों की संख्या घट जाएगी, फसल की बढ़वार थोड़ी सी रुक जाएगी, लेकिन थोड़े बहुत फल आते रहेंगे। और जैसे ही गर्मी आएगी उसमें तेज़ी से फल आएंगे। और बहुत जगह किसान क्या करते हैं, आपको जुलाई अगस्त की जो फसल रहती है अक्टूबर के नवंबर के महीने में उसको हल्का सा पानी दे करके फ्रॉस्ट से बचाए रहते हैं, पाले से बचाए रहते हैं। इसको बोलते हैं रैटून क्रॉप बैगन की। फरवरी आते ही जैसे गर्मी आनी शुरू होती है, उस डंठियों को जो सूखी हैं काट देते हैं और अच्छे से गुड़ाई करके उसमें खाद पानी इत्यादि दे देते हैं, तो उसमें तुरंत ही फूल आ जाते हैं। नई पौध लगाने के बजाय उसमें फूल आ जाता है।
हालांकि पैदावार 70-80% रहता है मुख्य फसल की, लेकिन उसको अगेती फसल मिल जाती है किसान को। तो रैकून क्रॉप भी बड़ी बड़ी मैं देखा हूँ मेवात में, राजस्थान जो हरियाणा का है, पूरा किसान इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। और देश के अन्य भागों में जहाँ मध्य प्रदेश है बात कर रहे हैं, तो ये फायदा काफी हमारे किसानों को मिल सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं चंबा हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी पवन जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी सर। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। अच्छा सर, अच्छा जी, इससे हमें बेहतरी होगी आपकी जो आवाज़ है सुनने में। सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। आप हाँ जी सर, मेरा सवाल सर ये ना, जैसे हम सेब का पुराना बगीचा जो है ना उसको नए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं सेब के बगीचे को ना जी, तो उसमें जो समस्याएं आती है ना, रूट रॉट, कलर रॉट, रूट बॉर्डर, ऐसी समस्याएं जो नए बगीचे में ना आ पाए ना, इसके लिए हमें कौन सी सावधानी रखनी पड़ेगी नया बगीचा लगाने के लिए ना सर? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर वसीम, पवन जी जानना चाह रहे हैं चंबा हिमाचल प्रदेश से कि जो पुराना बगीचा है उसको हम नया करना चाहते हैं और जो अलग अलग बीमारियां रहती हैं हमारे पुराने बगीचे में वो नए में ना आ पाए, इसके लिए किस तरह का उपाय हमें करना होगा? बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने जो रॉट और कॉलर रॉट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये उन इलाकों में ज्यादा आती है, उन बगीचों में ज्यादा आती है जिनमें पानी जमा रहता है जी, बरसात में या विंटर में, जिनमें पानी जमा रहता है, जिनमें पानी की निकासी का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, उनमें ज्यादा ये ज्यादा आती है। तो जिन एरियाज में अगर हमारे कोई एरिया है उसमें जो है रूट रॉट की, कॉलर की ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आज मुख्तलिफ किस्म के सेब में बहुत से जड़ ऐसे आए हैं जिनमें देखा गया है कि इनमें रूट रॉट और कॉलर रॉट की कम प्रॉब्लम आती है जी। जैसे कोई एरिया है उसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम है, तो हम M9, T39, T70, 51 ये ऐसे रूट स्टॉक है, या मेलिंग मर्टन 111 ये ऐसे जड़ माने जाते हैं, या जेनेवा के कुछ जड़ आए हैं कि इनमें कम देखा गया है कि इनमें कम रूट रॉट और कॉलर रॉट की प्रॉब्लम आती है। और जैसे में रूट रॉट और कॉलर रॉट की कोई प्रॉब्लम है किसी खेत में इसमें पहले से, उसमें हमें M106 जो जड़ है उसको अवॉइड करना है क्योंकि वो माना जाता है उसमें सबसे ज्यादा ये बीमारी जो है कॉलर रॉट आती है। तो इन जड़ों का इस्तेमाल करके जो है कॉलर रॉट और रूट प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी पानी की निकासी जो है ऑर्चर्ड की ड्रेनेज सिस्टम उसमें प्रॉपर रखना है, पानी जमा नहीं देना है, और उसमें जो है कोई कॉलर रॉट या रूट प्रॉब्लम है उसके लिए दवाइयां भी है, उनसे भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे जो है वो यूज जी बिल्कुल। ये बेहद ज़रूरी कि कैसे आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, उसके ज़रिए जो हमारा कहीं ना कहीं मुनाफा है वो बढ़ भी सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सरोज जी। हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर हम पूछे सर, मैंने टमाटर लगाया था सर जी, इस सर बिहार से बोले सर। टमाटर में सर मेरा सर इस बार बहुत नुकसान हो गया सर, टमाटर का सर साइज नहीं बढ़ा सर, आकार नहीं बढ़ पाया उसका क्या सर? हाँ आकार नहीं बढ़ रहा जी। कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे डॉक्टर यादव आप, क्या वजह है? कब लगाया था आपने? उसी बारे में बता दीजिए सर। किस महीने में लगाया था, इसकी रोपाई की थी आपने? क्या बोले सर? सरोज जी, किस महीने में आपने रोपाई की है टमाटर की? सर हो गया सर 2 महीना पहले, 1 महीना जी। हाँ देखिए क्या है कि अभी 2 महीना हुआ तो करीब 40-45 दिन में इसमें फूल ही आता है। तो अभी मैं समझता हूँ कि जैसे जाड़ा आ गया तो थोड़ा सा बढ़वार उसके पौधे की भी कम हो जाती है और फलों के भी आकार उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन इसमें आप इसको नमी बनाए रखिए और अपनी फसल को करने दीजिए। तो जैसे ही गर्मी आएगी, अब खाद उर्वरकों का आपकी जड़ें विकसित होती रहेंगी, तो जो खाद इत्यादि है उसकी कमी मत रखिए, जितनी आवश्यकता है उसको दीजिएगा समय पर जी। और उसको नमी बना करके पाले से बचाए रखिए। तो आपको मैं समझता हूँ जैसे गर्मी आएगी आप देखिएगा आपके पौधों की बढ़वार जब तेजी से होगी तो उसमें आपके फलों की बढ़वार भी अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए जैसे तापमान में बदलाव आने लगेगा तो धीरे धीरे जो बढ़वार है जिसके बारे में डॉक्टर यादव हमें जानकारी दे रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर किसी तरह की समस्या रहती है तो ये ज़रूरी कि आप जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क ज़रूर करें और सही समय पर अपनी जो फसल है उसमें अगर आवश्यकता महसूस होती है तो वो कदम उठा सकते हैं। उसके लिए लगातार फसल की निगरानी भी करते रहें। आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं टमाटर, मिर्च और बैंगन की देखभाल आपको कैसे करनी है और साथ ही जो किसान सेब की खेती करते हैं कैसे आप अपने बागों की देखभाल कर सकते हैं और उसके जरिए अच्छा फलन आपको मिल सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, चंदन जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मैंने बैगन की खेती की है 3 कट्ठे में, उसमें फसल भी अच्छा हो रहा है लेकिन सारे फसल जो है मतलब काने हो जा रहा है, उसमें छेद हो जा रहा है जी। किस कीट के प्रकोप की वजह से मान सकते हैं? ऐसा है चंदन जी, आपकी फसल में संभावना है कि आपको फल तना छेदक एक कीट होता है जी। ये तने में भी लगता है तो तना ऊपर देखेंगे कि मुरझाया हुआ दिखेगा दिन में, तो उस तने को भी आप जाएंगे पास में तो उसके जहाँ पर छेद दिखेगा वहाँ पर उसके नीचे से काट करके उसको इकट्ठा कर लीजिए पॉलीथीन में। और अगर जितने भी फल आपके इस तरह के दिख रहे हैं जिसमें छेद हैं जी, उन सारे फलों को आप क्या करिए कि तोड़ लीजिए, या जब तुड़ाई करते हैं, जब छटाई करते हैं तो अच्छे फलों को बाजार में बेचते हैं आप, और बाकी फलों को ही मत फेंकिए। जितने भी कीड़ों से ग्रसित फल हैं उनको पॉलीथीन में इकट्ठा करके बांध करके गड्ढा बना करके उसको दबा दीजिए कहीं, या ऐसे ही दबा सकते हैं बिना पॉलीथीन में बांधे, लेकिन जमीन में दबा देना है। नहीं तो क्या होता है कि किनारे हम फेंक देते हैं तो उसी में से नया कीट निकल करके हमारी फसल में फिर से आक्रमण कर देता है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसके बाद अगर आवश्यकता होती है तो एक दवा का इस्तेमाल कर दीजिए। ज़्यादा समस्या है तो स्पिनोसाइड एक दवा है,
इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को करीब 3 से 4 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दीजिए आप एक बार जी। और दूसरा एक फेरोमोन ट्रैप होता है, वो बैगन के लिए आता है, टमाटर के लिए अलग आता है, भिंडी का अलग आता है। तो आपको बाजार में बताना है कि मुझे बैगन के लिए ट्राई चाहिए, तो उसकी उसी तरह की दवा उसमें आती है तो नर कीटों को आकर्षित कर देती है, उसमें लगा देंगे आप अपनी फसल में। तो ऊपर आप देखेंगे पॉलीथीन जैसी लटकी रहती है, उस तरह का आप लगा देंगे। इसको भी इस्तेमाल करिए, इससे भी आपके काफ़ी जो कीट हैं नर उसमें आकर्षित होकर चले जाएंगे, उनका प्रजनन रुक जाएगा। तो सभी चीज़ों का आपको करेंगे तो आपकी फसल आराम से अभी चल जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हैं दर्शक फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नीलू जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि हम जो सेब बागवानी करते हैं उसमें सीडलिंग बेस्ट है या रूट स्टॉक? जी जी सर, रूट स्टॉक या सीडलिंग? रूट स्टॉक या इसके साथ साथ आप जानना चाह रहे हैं? रूट स्टॉक बेस्ट है सेब के लिए या सीडलिंग बेस्ट है? जी डॉक्टर वसीम क्या जानकारी देना चाहेंगे? जो इनका सवाल था कि इनका की सीडलिंग अच्छी है या रूट स्टॉक। जी जो सीडलिंग है हमारा, जब उसपे हम जिसको रिवायती सीडलिंग बोलते थे, उसमें जब हम ऑर्चर्ड लगाते हैं तो हमारे एक हेक्टेयर में है जो है 250 से 300 पौधे आते हैं। लेकिन जो आज नए सिस्टम जो हमारे नए रूट स्टॉक है, जैसे मेलिंग 9 है या MM111 है या MM106 है या मर्टन 793 है या बाकी रूट स्टॉक है, बाकी जड़ है, उनमें से हमारे जो 1 हेक्टेयर में जो वो पौधों का हम लोग 3333 प्लांट से 8828 प्लांट 88 प्लांट लगा सकते हैं जी। मतलब है हम लोग 10% जो है 10 गुना जो है 8 से 10 गुना नंबर को बढ़ा सकते हैं। उसकी वजह से हमारे पेड़ जब ज्यादा होंगे 1 हेक्टेयर में या 1 कनाल में या 1 बीघे में, उसकी वजह से जो हमारी जो है प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा मेवा है वो बहुत हद बढ़ जाए। जो अभी हमारी प्रोडक्टिविटी है वो 9 मेट्रिक टन है पर हेक्टेयर, लेकिन जो नए बागात हम लगा रहे हैं, बगीचे लगा रहे हैं, जो नए रूट स्टॉक्स पर, जैसे जो मैंने बताया रूट स्टॉक्स पर है, उनकी वजह से हमारी जो पैदावार है, उपज है, वो लगभग 40 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर तक बढ़ चुकी है जी। मतलब है कि नए रूट स्टॉक्स पे जाना चाहिए। और दूसरा जो मेवा आने की उम्र है, जैसे जो सीडलिंग पे मेवा है वो 8 साल के बाद आता है या 10 साल के बाद, जो लेकिन जो नए जब हमारे जड़ जो आए हैं नए जिन पर लगा रहे हैं वाले, उनके जो मेवा है वो दूसरे साल या तीसरे साल में आ जाता है जी। तो हमारे 5-6 साल उस पर भी बच जाते हैं। तो मेरा यही मशवरा है कि ये रूट स्टॉक पर जाए और अपने बाग और ज्यादा से ज्यादा फायदा लें। जी साथ ही डॉक्टर वसीम, एक और आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या जो किसान सेब की खेती भी कर रहे हैं, तुड़ाई के दौरान भी कुछ विशेष सावधानी उनको रखनी चाहिए जिससे मुनाफा बढ़ सके? तो तोड़ाई के समय तो यही रखना चाहिए कि तोड़ाई हमारा जो प्रॉपर स्टेज पे करनी है कि जब मेवा पूरा तैयार हो, क्योंकि अगर हम पहले ही कर देंगे तो उससे भी शेल्फ लाइफ खराब हो जाती है। अगर ओवर मैच्योर तो हम जो है ज्यादा पका हुआ फल होगा उसको हार्वेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से भी जो है शेल्फ लाइफ जिसको बाद में स्टोर में कम हो जाती है। तो एक और चीज भी है, प्रॉपर ग्रेडिंग जो है करनी चाहिए, मेवा उतारेंगे की प्रॉपर ग्रेडिंग करनी चाहिए। और जो हमारा फल है उसको फील्ड मतलब जब उसको साए में रखना चाहिए, जब फल की कटाई कर साए में रखना चाहिए, जब उतार अगर मेवा है जब हम उसको उतारते हैं अगर उसको इंजरी या खत्म लग गया तो वो A ग्रेड का फ्रूट हम C ग्रेड का बच जाता है। जिसको 4 रुपए पर केजी मिलने वाला है 5 रुपए पर मिल जाता है। चीजों का ख्याल रखे जो है हम अपने सेब को उसको चलिए बिल्कुल, यानी विशेष सावधानियां अपनानी होंगी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि अगर जो आप श्रेणीबद्ध कर रहे हैं उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी देखिए किस तरीके से आपको लाभ मिल सकता है इसके जरिए। फिलहाल डॉक्टर वसीम, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो श्रीनगर से हमें जानकारी दे रहे थे यहाँ पर डॉक्टर वसीम। फिलहाल यहाँ डॉक्टर यादव आपसे भी हम जानना चाहेंगे, टमाटर, बैंगन, मिर्च की हमने यहाँ बात की, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इस वक्त अगर किस तरह के जो कीट हमारी फसल में आ जाते हैं उसके लिए क्या समय पर निदान किया जाए? देखिए, कीट के लिए क्या हो कि शुरुआती दौर से ही आपको निगरानी रखना है फसल की जी। और जितने भी तरीके हैं, जो रासायनिक तरीके जो होते हैं लास्ट होते हैं, अंतिम विकल्प होता है जी। उससे पहले जैसे मैंने बताया था कि खेतों के चारों तरफ आप 40 से 45 दिन पहले आप ज्वार, बाजरा या मक्का की 4-5 लाइनें लगा दें। फेरोमोन ट्रैप को आप इस्तेमाल करते रहें। गीला चिपचिपा गत्ता है उसका भी इस्तेमाल करते रहें अपने खेत में। और अंतर फसल जो होती है, कुछ फसलें लगाते हैं तो उसमें कीड़े नहीं आते हैं। जैसे टमाटर आपकी खेती कर रहे हैं, टमाटर के 15-16 लाइनों के बीच में एक गेंदा जो होता है हमारा फूल भी मिलता है और साथ में हमारे बहुत से कीड़ों से बचाव करता है। जो फल छेदक की बात अभी कर रहे थे किसान, वो फल छेदक जो टमाटर में भी आता है, अगर उसके 15-16 लाइनों के बीच में गेंदे की आपने अगर 1.5 महीने पहले फसल लगा रखी है या जहाँ नालियाँ आपने बना रखी है उसमें लगा दिया, तो पीले रंग के जब फूल आते हैं उसमें कीड़े जाते हैं, उससे और आकर्षित हो सकते हैं, उसमें आकर्षित हो जाएंगे और वहाँ पर आप दवाओं का इस्तेमाल कर देंगे। आपकी फसल पे दवा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और जो आपका फसल सुरक्षित तरीके से बच जाएगी। कीटनाशक को यानी आखिरी विकल्प के तौर पर आप इस्तेमाल करें। उससे पहले भी कई और विकल्प हैं और उन्हीं में एक ज्वार, बाजरा, मक्का की अगर बात की जाए तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल के चारों तरफ एक तरीके से सुरक्षा चक्र जो है वो आप बना सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर आके यादव, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, नमस्कार। तो जाना आपने न सिर्फ टमाटर, मिर्च, बैंगन की देखभाल की आप कैसे कर सकते हैं, साथ ही सेब के बागों की देखभाल आपको कैसे करनी होगी। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। कल बात करेंगे मत्स्य पालन से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाओं की और बात होगी सर्दियों में पशुओं के रखरखाव की। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। इसके जरिए भी आप अपना सवाल दर्ज कराएंगे। नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। कोशिश हम करेंगे उसको कार्यक्रम में हम शामिल कर पाएँ। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी जो है आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, उसके बाद आप पहुँचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप हेलो किसान के साथ ये सारी जानकारी अब ले सकेंगे कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। डेयरी सेक्टर होंगे मजबूत। पशुपालकों की आय होगी खूब। दूध से बने उत्पादों का होगा नाम। जब मिलेगा डेयरी मार्क। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, शुद्धता की पहचान डेयरी मार्क, 7 जनवरी शुक्रवार रात 10 बजे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिल रही देसी नस्लों को पहचान। जी सही सुना आपने, ई पशु हाट पोर्टल का मिल रहा है साथ। इस पोर्टल से कैसे जुड़ें? राष्ट्रीय गोकुल मिशन की पूरी जानकारी देखिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार आपके साथ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 8 जनवरी शनिवार शाम 5:30 बजे। वर्षों से रोबोटिक साइंस की दुनिया की बड़ी कामयाबी है ABU रोबोकॉन। उत्साह के साथ नई तकनीक और रोमांच को समेटे
पूरी तरह तैयार है रोबोकॉन 2022 के लिए IIT दिल्ली। रोबोकॉन 2022 का विशेष प्रसारण दूरदर्शन पर। कोविड-19 में बहुत से लोग मृत्यु के चक्रों में काल का ग्रास बन गए। बहुत से लोगों ने इस बीमारी से लड़कर मृत्यु पर विजय पाई और बहुत से लोग इस महामारी के विरुद्ध युद्ध में नायक बने। वर्ष 2022 आप सबों के लिए अच्छे स्वास्थ्य का रास्ता खोले। आप लोग अच्छे स्वास्थ्य के नायक बने, जागरूक रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दूरदर्शन के समस्त दर्शकों एवं अन्य समस्त लोगों को मेरी मंगल कामनाएं। खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथ उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं। इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें। जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे DD नेशनल पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।